हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। आज के वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण चीजों पर बात करने वाले हैं। जैसे क्या है कि अभी वीडियो री एग्जाम, आपको पता है कि रीड शेड्यूल नहीं हो पाया है, नोटिस नहीं आई है। वैसे ही एक और एग्जाम है जो अभी रीशेड्यूल नहीं हो पाया है, जिस पर आए दिन अपडेट रहती है कि नोटिस आज आ जाएगी, कल आ जाएगी। तो एक सर्टेन टाइम तक ऐसा था कि मैंने भी प्रेडिक्ट किया कि हाँ, इंफॉर्मेशन के बेस्ड पर कि आ जाएगा। एएससी ग्रुप डी और सी की बात कर रहा हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट की। देन उसके बाद चीजें क्लियर हो गई कि अभी सरकार ने एग्जाम कराने का पता नहीं क्या मूड बना रखा है। तो कुछ लोगों से कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट पढ़े थे कि सर कहाँ से पढ़े, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो देखो ऐसा है, बेसिकली आपको कोई ये नहीं बता सकता कि आप कहाँ से पढ़ो। क्यों? क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम है। सेम चीज अगर बात करो यूपी वीडियो की, उसका भी सिलेबस वही है। तो ऐसे में क्या होता है, जब आपका सिलेबस सेम होता है तो फिर आपको चीजों को रिकॉल करने की जरूरत होती है, चीजों को, नई चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। नई में सिर्फ एक चीज होती है, करंट अफेयर, जिसे हमें पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली जो आज का सेशन है ये किस पर बेस्ड है? आज के सेशन से हम लोग एक शुरुआत कर रहे हैं, नई एक छोटी सी शुरुआत कर रहा हूँ। आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आप जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करिएगा। इससे क्या होगा, इससे उन्हें ये पता चलेगा कि जो क्वेश्चंस का अप्रोच होता है एग्जाम के अंदर, वो कैसे करना चाहिए, कैसे हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए एग्जाम के अंदर बैठकर। ठीक है ना? तो चलिए, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। तो ये वीडियो उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनमें जीएस पूछी जाती है। जिन भी एग्जाम्स के अंदर जीएस आती है, वो चाहे आपका यूपी का कोई वनडे एग्जाम हो, चाहे अदर स्टेट का कोई वनडे एग्जाम हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, जहां भी करंट अफेयर, सॉरी, जहां पर भी जीके, स्टैटिक जीके का पोर्शन आपको मिलता है, ठीक है ना, वहां ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे। देखिए, थोड़ा सा चीजें बता देता हूँ। आई थिंक जहां पर मैं खड़ा हूँ उस हिसाब से आपको आधा हिस्सा चाहिए होगा क्वेश्चन देखने के लिए। ठीक है ना? एक और कोशिश रहेगी कि क्वेश्चन को बिल्कुल टॉप पर लगा दिया जाए, जिससे मुझे पूरा बोर्ड मिल पाए एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, चलिए। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेगा साइड में, ठीक है ना, और मैं क्वेश्चंस फोन पर देखूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा पहला है प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? आपको प्रश्न के साथ साथ ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। देखिए, ये मत करिएगा कि आपने प्रश्न देखा, आंसर टिक किया और आगे बढ़ गए। अगर यही करना है तो फिर ये वीडियो आपके लिए काम का नहीं है, क्योंकि प्रश्न बहुत बेसिक सा लिया है, लेकिन जो उसकी डिटेलिंग है वो मैं आपको बहुत अच्छी देने वाला हूँ। तो चलिए, जैसे कि हमारे पास प्रश्न है पहला, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? पहला है ऑप्शन प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के सभी अनुच्छेद। प्रश्न आपने देख लिया। चलिए कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको पता है कि इसका उत्तर प्रस्तावना है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि प्रस्तावना के बारे में आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है, क्यों ना हम इसी प्रश्न में कवर कर लें। तो हम ये जानते हैं कि जो प्रस्तावना लिखने वाला पहला देश है, पहला देश वो कौन सा है? वो है अमेरिका। जहां सबसे पहले प्रस्तावना की बात की गई, अमेरिका ने की। ठीक है ना? सबसे पहले प्रस्तावना वाला देश कौन सा है? अमेरिका। उसके बाद अगर बात करें कि ये प्रस्तावना आखिर आई कहां से, तो सबसे पहले ये जान लो, जो प्रस्तावना होती है ये क्या होता है? ये संविधान का सार है जो पहले पन्ने पर लिख दिया गया है। ठीक है ना? संविधान का सार है, जिसे पहले पन्ने पर लिख दिया गया है। उसके बाद और क्या पता होना चाहिए प्रस्तावना के बारे में? उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। ठीक है ना? प्रस्तावना संविधान का अंग है। लिख लेते हैं। हर चीज बहुत कायदे से पढ़ लो ताकि बार बार ना पढ़ना पड़े। ठीक है ना? अगर यही बात करी जाए, प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये क्या है, कैसे पता चला? देखो, हमारे पास दो वाद हैं। एक है बेरूबारी, ठीक है, जो 1960 में हुआ था। बेरूबारी, ये 1960 वाला वाद है। एक है हमारे पास केशवानंद भारती, ठीक है ना, केशवानंद भारती वाद है हमारे पास, जो 1973 में हुआ था। बेरूबारी 1960 में कहा गया था कि अंग नहीं है, प्रस्तावना अंग नहीं है। लेकिन वही केशवानंद भारती में बात कही गई कि अंग है, और
यह मूल ढांचा का सिद्धांत देता है, ठीक है ना। मूल ढांचा क्या होता है कि आप संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करें, ठीक है, अगर संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करते हैं, सॉरी प्रस्तावना में आप संशोधन करते हैं, तो मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट मिला था, ये हमें मिला था केशवानंद भारती में। तो हमारे पास दो चीजें थी जो इंपॉर्टेंट हो गई। उसके बाद ये प्रस्तावना आई कहां से? 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है ना, एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उसी उद्देश्य प्रस्ताव के बिहाफ पर, ठीक है ना, प्रस्तावना का जिक्र किया जाता है और इसे 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया था, ठीक है ना। और इस तरीके से हमें प्रस्तावना के बारे में इतना सब, और भी है प्रस्तावना की डिटेलिंग और भी है, लेकिन प्रश्न से रिलेटेड इतनी चीजें अगर आपको पता है तो आने वाला प्रस्तावना का जो दूसरा प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। जैसे आत्मा की बात की गई थी, तो प्रस्तावना संविधान की बिल्कुल आत्मा है, लेकिन अगर यहीं पर आपसे कह दिया जाए कि BR अम्बेडकर ने किसे माना है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 32 को। ये भी एक अच्छा सा डिटेल है इसकी, ये भी आपको पता होनी चाहिए। सो आई होप कि चीजें आपको अच्छी लग रही होंगी। तो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो का स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। देखिए ये प्रश्न लिंक कर रहा है इसको, इसलिए मैं इसे इरेज नहीं करूंगा, इसी में कनेक्ट कर दूंगा। आपने प्रश्न पढ़ लिया है। ये कह रहा है कि जो भारत की प्रस्तावना है, जो संविधान की प्रस्तावना, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो अगर आपको याद होगा तो हमारी जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। अच्छा, अगर आप वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं, ठीक है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में ये राइट करिए कि भारतीय संविधान में अगर आपको कहीं भी संशोधन करना है किसी भी प्रकार से, तो कितने प्रकार के संशोधनों का वर्णन है। हम भारत के लोग, ये है हमारे प्रस्तावना के शुरुआती शब्द। एक चीज और जान लेंगे, हमने देखा है कि प्रस्तावना सबसे पहले किसने लिखी थी। ऐसे ही अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि हम भारत के लोग, ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं, तो ये भी हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए। डन हो गया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डिटेलिंग। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न आज का, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब, प्रश्न आप देखते रहिए, साइड में लिख कर आता रहेगा, ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन करता है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। देखिए धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, उससे पहले मैं आप थोड़ा सा बोर्ड फ्री कर लेता हूं ताकि आपको चीजें समझाई जा सके, ठीक है। अक्सर क्या होता है, हम प्रश्न देखते हैं और हम सीधा प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जबकि प्रश्न सॉल्व करना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ एक चीज और भी होती है कि आप ये भी देख लो कि जो आपके पास प्रश्न आया है, ठीक है ना, उससे जुड़ा हुआ कितना मैटर है जो आपको आता है। जैसे यहाँ बात की गई है धर्मनिरपेक्ष की, ठीक है। तो देखो ऐसा है, अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान में क्या जो प्रस्तावना है उसमें क्या धर्मनिरपेक्ष शब्द पहले से वर्णित था, नहीं। सबसे पहले आप क्या बताएंगे कि धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं था, ठीक है ना, धर्मनिरपेक्ष मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, ठीक। तो मूल संविधान में यह था ही नहीं, इसे तो बाद में जोड़ा गया है, संविधान में नहीं था। कब जोड़ा गया इसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन से, 42वें संविधान संशोधन से, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन से धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। क्या होता है धर्मनिरपेक्ष? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि एक ऐसा राज्य जिसका अपना कोई धर्म नहीं है, जिसका अपना कोई धर्म नहीं है। तो अगर कोई अपना कोई धर्म नहीं होगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि ये सभी धर्मों के लिए संभाव है, सभी धर्म समभाव। अब अगर कोई आपसे कहे कि भैया ये कैसे आप बात कर रहे हो, भारतीय संविधान में सभी धर्मों का संभाव, तो आप उसे एक हिंट दे सकते हैं आर्टिकल नंबर 25 से 28, जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है।
किसका वर्णन है मेरे भाई? धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है। क्लियर हो गया ना सभी को? धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है। क्लियर हो गया सभी को? धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? धर्म तो हम बताएंगे, इसका उसका उत्तर दोनों हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके प्रश्न में कौन सा उत्तर मौजूद है। ठीक है, तो अभी हम क्या चलेंगे, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त सेक्युलर का अर्थ क्या होता है? अब सेक्युलर का मतलब क्या होता है? अगर आप सेक्युलर की हिंदी जानते हैं तो आपको दोबारा प्रश्न नहीं करना पड़ेगा। जैसे सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, और अभी हम लोगों ने धर्मनिरपेक्षता ही पर ही तो बात करी थी, अभी हम लोगों ने धर्मनिरपेक्षता को ही तो समझा था। ये प्रश्न क्यों लिए गए हैं? ये प्रश्न इसलिए लिए गए हैं क्योंकि हम कभी कभी जल्दबाजी में गलती करते हैं। पहला सेशन है, आराम से एंजॉय करिए। तो सभी धर्मों को, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो हम यहाँ लगा देंगे कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है ना, क्योंकि धार्मिक रूप से स्वतंत्र तभी तो धर्मनिरपेक्ष है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया। आगे हमारा प्रश्न नंबर 6 कहता है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? अब जरा इंडिया का इतिहास समझ लो क्या है। देखो, ये जो इंडिया शब्द है, ठीक है ना, इंडिया शब्द हमें लिखा मिलता है सबसे पहले ग्रीक भाषा में। किसमें लिखा मिलता है? ग्रीक भाषा में। अब ये कैसे आया ग्रीक भाषा से? तो देखो, अगर आपको याद होगा तो हमारे यहाँ एक मौर्य डायनेस्टी हुई है, और उस मौर्य डायनेस्टी में हमारे यहाँ एक राजदूत रहता था। ठीक है ना, मौर्यों के समय में हमारे यहाँ एक राजदूत रहता था जिसका नाम था मेगास्थनीज। ठीक है ना, क्या नाम था उसका? मेगास्थनीज नाम था। और इस मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। यही था। तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, इसमें इसने जिक्र किया है कि ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी, ठीक है ना, यहां से ऐसे सिंधु नदी, और यहां से लेकर बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल, यहां तक ये जो एरिया आता है ये, ठीक है ना, ये पूरा, इसको इंडिया बोला है उसने, अपनी बुक के अंदर बोली है ये बात। ठीक है ना, ये बात मेगास्थनीज ने बताई है। तो प्रश्न आता है कि सबसे पहले इंडिया किस लोग, किन्होंने कहा? तो हम बता देंगे ग्रीक भाषा में। ठीक है ना, सबसे पहले इंडिया कहाँ बोला गया? ग्रीक भाषा में। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि मैं, आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है ना, अब इतना बड़ा तो चैनल है नहीं हमारा कि हम आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाए, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितनी बेहतर चीजें मैं आपको व्हाइट बोर्ड से दे सकता हूँ उतनी बेहतर चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको दिख रहा होगा 4 ऑप्शन दिए हैं, आप ऑप्शन पिक कर लेना। मैं ऑप्शन पढ़ के बता दूं क्या? एक बार पढ़ लेना अपने आप, मैं चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखो क्या होता है, ये कह रहा है कि भारत की दक्षिणी सीमा क्या है, तो हम चारों देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि पेपर में तो कोई भी आ सकती है। तो सपोज दैट ये थोड़ा सा कोशिश है, ठीक है ना, मैप को बनाने की। ठीक है ना, तो इसलिए परेशान नहीं होना। अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो ये सोच लेना कि भाई ने बोर्ड पे बनाया इसलिए गलत हो गया। ठीक है ना, ऐसे करके यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें थोड़ी देर के लिए, तो जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो देश है, ठीक है ना, हमारा जो प्यारा भारत है, ये जो ग्लोब है ना, ये ग्लोब ऐसे करके दिख रहा है ना, ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब पर अगर मैं ऐसे 4 खानों में काट दूं इसको, तो यहां पर आता है। तो इसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। तो ग्लोब पर भारत की जो स्थिति है वो क्या है? वो नॉर्थ ईस्ट है। ये तो क्लियर हो गया। तो ग्लोब पर भारत की जो स्थिति है वो नॉर्थ ईस्ट है। और अगर कोई कहे गोलार्ध कौन सा है, तो भारत चूंकि पूरा का पूरा यहाँ पर पड़ता है, तो भारत हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। ठीक है ना, मतलब उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा हो गया भारत। तो भारत उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, लेकिन अगर दिशा कोई पूछ ले तो नॉर्थ ईस्ट है। यहां तक क्लियर हो गया। अब होता क्या है कि हमने ग्लोब के ऊपर अपनी सहूलियत के लिए कुछ ऐसे लाइनें डाल रखी हैं जिन्हें हम कहते हैं अक्षांश या लैटिट्यूड। ठीक है ना, और कुछ हमने ऐसे करके खड़ी खड़ी रेखाएं ऐसे ऐसे करके डाल रखी हैं जिन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं। तो भारत की जो स्थिति है वो यहां से यहां तक, ठीक है ना,
मतलब अक्षांशीय विस्तार ऐसे करके ये है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है ना, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। जो कि भारत पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में आता है, इसीलिए आप इन दोनों के आगे लिख दे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है ना, एन लिख दो। ऐसे ही कह रहा था कि दक्षिणी बिंदु कौन सा है। अब आपका जो प्रश्न होगा उसमें जो उत्तर दिया होगा वो दिया होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये आपका सही जवाब है, इसमें आपको कुछ गलत है ही नहीं। 8 डिग्री 4 मिनट हमारा बिल्कुल सही जवाब है उत्तरी। लेकिन हम यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर लेंगे जितनी स्थितियां बनती हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि भारत की ग्लोब पर स्थिति क्या है। तो चतुष्कोणीय है, क्योंकि भारत ऐसे करके अगर आप मिला दो तो ऐसा लगता है क्वाड्रिलेटरल बन गया, चतुष्कोणीय है। दूसरा प्रश्न कि अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ऐसे ही अगर कोई पूछ ले देशांतरीय विस्तार कितना है, ऐसे विस्तार कितना है, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। ये भी क्लियर हो गया, 97 डिग्री 25 मिनट है। तो अक्षांशीय विस्तार, अब ये किधर है, तो ये देखो ये कौन सी एरिया है, ईस्ट। तो इनके आगे आपको क्या लिख देना है, ईस्ट लिख देना है। क्लियर। अब यहां पर कुछ चीजें और जानने वाली हैं आपकी। क्या जानने वाली हैं, देखो ये तो हो गया दक्षिणी बिंदु, लेकिन यहां पर अंडमान और निकोबार भी है। ठीक है ना, और ये जो अंडमान निकोबार है ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो 6 डिग्री 4-5 मिनट पर आता है। बात समझ आ रही है ना, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो अब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताना है कि दक्षिणी बिंदु और दक्षिणतम बिंदु के नाम क्या है। बाकी तीनों नाम मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमारा जो पश्चिमी बिंदु है उसका नाम क्या है, इसका नाम है गौर माता। ठीक है ना, ऐसे ही जो हमारा उत्तरी बिंदु है इसका नाम क्या है, इसका नाम है इंदिरा कौल। ठीक है, इंदिरा कौल। ऐसे ही हमारा जो पूर्वी बिंदु है इसका नाम पहले किबिथु हुआ करता था। ठीक है ना, अब इसका नाम जनरल विपिन रावत है। ठीक है ना, जनरल विपिन रावत है। क्लियर। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए, आप सारे बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत प्यारे भाई बहन, आप सब मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और इसका स्क्रीनशॉट अगर ले लिया है। पहली बात, आपको चीजें आती हैं, मैं सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूं, तो स्क्रीनशॉट ले लेना अगर नहीं आता है। चलते हैं आगे, और हमारा अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर भी दिखाई देगा, बस मैं थोड़ा सा साफ सफाई कर दूं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की मुख्य, ये तो हो गया, भारतीय मानक समय आधारित है। कह रहा है कि जो भारत का मानक समय रेखा है, अरे गड़बड़ कर दिया मैं, तुमने बिगाड़ दिया। भारत का जो मानक समय रेखा है वो कहां से होकर गुजरता है, आपसे वो रेखा पूछी गई है। तो कोई बात नहीं, बिगड़ गया है तो बन भी जाएगा, है ना। ठीक है, अपने काम के लिए बना लेते हैं। ठीक है ना, कोई शिकायत नहीं करेगा किसी से कि मैं अपनी बनता। देखो क्या है, भारत की जो मानक समय रेखा है वो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक जगह पड़ती है यूपी में। ठीक है ना, एक जगह पड़ती है यूपी में जिसका नाम है नैनी। क्या नाम है, नैनी, यहां से गई हुई है। ठीक है, उसके बाद ये जो देशांतर है ये कितना है, इस देशांतर का नाम है 82 डिग्री 30 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5, और चूंकि ये पूरब की तरफ है तो इसका नाम है पूर्वी। ठीक है, प्रश्न यहाँ खत्म नहीं होता है प्रश्न यहाँ खत्म नहीं होता है। प्रश्न ये है कि ये भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए, तो ये टोटल 5 राज्यों से होकर जाती है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। पहला यूपी है, दूसरा एमपी है, तीसरा छत्तीसगढ़ है, चौथा ओडिशा है, और एक है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से जो हमारी भारतीय मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर जाती है, 5 राज्यों से होकर जाती है। तो ये सारे भी आपको याद करने हैं। ठीक, अच्छा, और अगर कोई डिटेलिंग है जो मुझसे छूट गई है तो कमेंट सेक्शन में आप राइट कर देना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं, इरेज करने वाला तो नहीं है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। प्रश्न ऑप्शन है आपके 6100 किलोमीटर, 75 16.7 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, और दूसरा है 15,200 किलोमीटर।
अब यहाँ पर कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, आज उनकी कंफ्यूजन दूर कर दी जाएगी। ठीक है, देखो क्या है, भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है, यहां से जो स्थल शुरू होता है, ये वाला एरिया, ये ऐसे 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 वाला इधर तक वाला, ये बोला जाता है स्थलीय। तो ये जो हमारा स्थलीय है, इसकी जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक, ये हो गई 15,200 किलोमीटर। और ये जो नीचे वाली रेखा है, ये इधर, ये जो तट वाली रेखा है, ये नीचे वाली, इसकी लंबाई है, तट रेखा की लंबाई जो है वो है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। लेकिन इस तट रेखा में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कुछ जमीन अंडमान में भी और कुछ हमारी लक्षद्वीप में भी है, ये छूट जाती है इसमें। तो अगर कोई कहे कि द्वीपों के साथ कितनी है, ठीक है ना, द्वीपों सहित कितनी है, तो भैया द्वीपों सहित अगर कोई पूछे तो उसे बताना 7516.6 किलोमीटर। ठीक, तो अब होता क्या है, अब अगर कहे स्थलीय तो हमारा उत्तर हो गया 15,200, अगर कोई कहे तटीय तो हमारा उत्तर हो गया 6100, अगर कहे द्वीपों सहित तटीय रेखा की लंबाई कितनी है तो हमारा उत्तर हो गया 7516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर कोई कहे कि टोटल बताओ भैया कितनी है, तो आप लगा देना 15,200 किलोमीटर प्लस 7516.6 किलोमीटर, ये आपकी आ जाएगी 22, 15 और 7 22 और 5 और 2 7, 16.6 किलोमीटर। सभी को क्लियर हो गया? एक प्रश्न यहीं पर मैं आपको और बता देता हूं, भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है ये वाली, ये 32-14 किलोमीटर है, और ये जो पूरब पश्चिम की है ये है 29-33 किलोमीटर। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? और अगर आप एक अक्षांश और एक देशांतर ट्रेवल करते हैं तो ऑन एन एवरेज आप 111 किलोमीटर की लंबाई तय करते हैं। ठीक है, उम्मीद पूरी है कि जितना समझा रहा हूं आपको सब समझ आ जाए। अगला है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? कह रहा है कि जो प्रादेशिक जल सीमा होती है वो कितनी दूरी तक होती है। तो प्रादेशिक जल सीमा चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं, आपके ऑप्शंस हैं 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 111 समुद्री मील और 200 समुद्री मील। हम आपको फटाफट समझा देते हैं जल्दी जल्दी से कितनी है। अरे समझा क्या देते हैं, आपको तो सब पहले से आता है, बस आपको रिकॉल करवा देते हैं। ठीक है ना, किसके लिए क्लास, ये वाली जो क्लास चल रही है रिवीजन वाली, ये किसके लिए चल रही है, ये सारे वनडे एग्जाम, चाहे आप किसी भी जगह रहते हो, भारत की किसी भी सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हो, हर जगह अगर उसमें प्रश्न आता है जीके का तो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो, तो प्रश्न था हमारा, क्या प्रश्न था हमारा, प्रश्न था आई थिंक तट से कुछ था रिलेटेड, एक मिनट, प्रादेशिक जल सीमा। देखो भारत क्या है, ये जो आप तट देख रहे हो ये बेसिकली ऐसा नहीं है, ये ऐसे जिगजैग फॉर्म में है, मतलब टूटा टूटा सा है। तो सबसे पहले एक लाइन ऐसे बनाई गई जो इस तट को सीधा कर सके, ऐसे करके। ठीक है ना, ये जो लाइन बनाई गई इसके अंदर जो जल मिलता है ये वाला, तो इसको तो बोला जाता है आधार रेखा। ठीक है, ये हो गई आधार रेखा, और इस आधार रेखा के अंदर जो जल मिलता है ये वाला, इसे बोला जाता है आंतरिक जल। क्या बोलते हैं, आंतरिक जल। भैया साथ साथ बोलिए मेरे, आंतरिक जल बोलते हैं इसको। ठीक, तो आधार रेखा के अंदर जो जल मिलता है उसे बोलते हैं आंतरिक जल। अब अगर हम बात करें आधार रेखा से 12 किलोमीटर, अगर 12 NM नॉटिकल मील जाते हैं तो आपको मिलती है पहली रेखा, और इस पहली रेखा को बोला जाता है प्रादेशिक सीमा रेखा। ठीक है ना, प्रादेशिक। तो आपसे पूछा गया था प्रादेशिक कितने पर आती है, तो बता दो प्रादेशिक कितने पर आती है। प्रादेशिक हमारी 12 नॉटिकल मील पर आती है। उसके बाद अगर आप आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक जाते हैं, ठीक है ना, तो यहां आपको दूसरी रेखा मिलती है जिसे कहते हैं संलग्न सीमा रेखा, संलग्न। ठीक है ना, क्षेत्र। ये कितने पर आता है भैया, ये आता है 24 नॉटिकल मील पर। कितने पर आता है, 24 NM। देखो ये मत सोचना कि मेरे पास मार्कर और नहीं है ब्लू भी है रेड भी है, बट रूम के अंदर लाइट का रिफ्लेक्शन थोड़ा सा कम है। ठीक है ना, दैट्स व्हाई हम सिर्फ और सिर्फ ब्लैक का यूज कर रहे हैं। ठीक, बहुत जल्द इसकी लाइटें ठीक करवा लूंगा तो यहाँ पर कई सारे मल्टीपल कलर यूज होंगे। लेकिन अगर आप आधार रेखा से जाते हैं 200 नॉटिकल मील तक तो आपको एक और रेखा मिलती है, और इसका नाम है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या नाम है, अनन्य अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक,
और इस तरीके से हमारे पास 3 रेखाएं आ जाती हैं। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 1857 का विद्रोह कहां प्रारंभ हुआ था? बढ़िया प्रश्न है। 1857 को लेकर इसे इरेज कर दें। मैंने आपसे बताया था ना कि 5 प्रश्न हमारे पास काहे के रहेंगे, पॉलिटी के थे, 5 ही प्रश्न हमारे पास ज्योग्राफी के थे, और आप जो बचे हुए 5 प्रश्न है वो हमारे इतिहास से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। और ये जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन में करवा रहा हूँ, ये सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है ना। तो चूंकि सारा काम खुद ही करना होता है, इसलिए इनके आगे ईयर उयर नहीं लिखा है। ठीक है ना। बाकी अगर कभी ऐसा हुआ कि ज्यादा लोगों की टीम हुई तो ये भी हो जाएगा। तो प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो देखो, 1857 के विद्रोह के कुछ की फैक्ट्स हैं, ठीक है ना, जो आपको पता होने चाहिए। जैसे 1857 का जो विद्रोह था वो क्यों हुआ था, तो आपको पता होगा एक तात्कालिक कारण था कि चर्बी लगे कारतूस। ठीक है ना, चर्बी लगे कारतूस, ये एक तात्कालिक कारण था। और भी कोई कारण थे क्या इसको लेकर? हाँ बिल्कुल थे। लोगों में असंतोष बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? देखो, कई सारे इसके रीजन थे। आपको याद होगा एक नीति आई थी व्यपगत का सिद्धांत, है ना, सतारा वतारा जो हड़प लिए गए थे उस टाइम पर, वो भी परेशान कर रहे थे। तो एक वजह वो भी थी, और असंतोष और चर्बी लगे कारतूस तो थी ही थी। तो हमारा प्रश्न है कि ये विद्रोह कहां प्रारंभ हुआ? तो देखो, मेरठ में। ठीक है ना, कहां? मेरठ में। एक व्यक्ति थे, क्रांतिकारी थे, जिनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने मेरठ में इस क्रांति की शुरुआत करी थी। ठीक है ना। आपको पता होगा मेरठ पांडे किससे थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे। ठीक है ना, और इन्फेंट्री से थे। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो 1857 वाला जो विद्रोह हुआ था, इसका जो चिन्ह था, ठीक है ना, इसका जो चिन्ह था वो क्या था? इसका चिन्ह था कमल और रोटी। ठीक, और भी कुछ था क्या? हाँ जी बिल्कुल था। क्या है इसके बारे में और जानने वाली बातें? इसके बारे में जानने वाली बात यह है कि इसका जो विद्रोह हुआ था वो कई जगह पर हुआ था। जैसे अगर झांसी की बात करी जाए तो झांसी में इसके लिए रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है ना। ऐसे ही कानपुर पूछा जाता है आपसे, तात्या टोपे। लखनऊ पूछा जाता है बेगम हजरत महल। ठीक, बिहार पूछा जाता है आरा, कुंवर सिंह, ये सारे वो नेता थे। दिल्ली पूछा जाता है बहादुर शाह। ठीक है ना, सेकंड, ये सारी चीजें हैं। पूछा जाता है कि ये क्यों हारे थे, तो बहादुर शाह सेकंड की जो वाइफ थी, ठीक है ना, वो अंग्रेजों से मिल गई थी। ठीक, तो ये सारी चीजें थी। तो 1857 से ऐसे कुछ की फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि बताइए, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इसे हटा दूं मैं, ठीक है। देखो, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, अब देखो इस केस में फिल खत्म हो रही है, फिल करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो थोड़ा सा आज एडजस्ट कर लो, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। देखो, इस वीडियो को अगर आपने अच्छा सा रिस्पॉन्स दिया तो ये सीरीज में कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई, इस समय कह रहा है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो देखो, जो 1857 की क्रांति हुई हमारी, ठीक है ना, ये कह रहा है कि पीएम कौन था। हमको टोटल 3 प्राइम मिनिस्टर याद रखने होते हैं। कहाँ के? ब्रिटेन के। कौन कौन से याद रखने हैं? तो सबसे पहले तो ये 1857 वाला याद रखना है। तो 1857 में कौन था? 1857 में जब क्रांति हुई तो उसमें पामस्टन था। ठीक है ना, कौन था? पामस्टन था। उसके बाद एक आपको याद रखना होता है कि जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, ठीक है ना, ठीक है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उस टाइम पर कौन था? तो उस टाइम पर था चर्चिल। कौन था? विंस्टन चर्चिल, ये था। एक और आपको याद रखना होता है, जब भारत आजाद हुआ, ठीक है ना, उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन था? उस टाइम पर था हमारा क्लीमेंट एटली। ठीक है ना, क्लीमेंट एटली। इंक तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं कैमरे में, और उसके बाद मैं इसको फिल ही कर लेता हूं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो देखो, कांग्रेस जो थी हमारी, उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे ये जो कांग्रेस थी, इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है ना, तो इसकी स्थापना भैया कोई बताएगा कब हुई? 28 दिसंबर कब हुई? 1885 को हुई।
इसकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है ना, इस स्थापना में आपसे पूछा जाएगा कि कौन ब्रिटिश अधिकारी शामिल था, ठीक है ना, तो कौन शामिल था? ए ओ ह्यूम शामिल थे, ए ओ ह्यूम साहब शामिल थे, ठीक है ना, जो इनके साथ शामिल थे। और कौन इसमें शामिल था? ए ओ ह्यूम के अलावा और कौन इनसे जुड़ा हुआ था? तो देखो, इसमें जब ये कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय स्थापना के समय इसमें 72 प्रतिनिधि थे, ठीक है ना। और ये जो एओ ह्यूम थे ना, ये एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी थे, एलन ऑक्टेवियो ह्यूम नाम था इनका। 72 प्रतिनिधि थे और इन्होंने ही WC बनर्जी, इनको इसका अध्यक्ष नियुक्त किया था। इसके अध्यक्ष किसने नियुक्त किया था? इन्होंने ही नियुक्त किया था, ठीक है। ये कहां हुई थी इसकी बैठक, जो कि आपका प्रश्न है, ये हुई थी मुंबई में, ठीक है ना। पूछा जाता है कौन सा विद्यालय था? एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, महाविद्यालय था, हाँ महाविद्यालय था, ठीक है। तो तेजपाल करके नाम था, एक बार कंफर्म कर दूंगा, इधर राइट कर दूंगा, ठीक है। महाविद्यालय था। ये था कांग्रेस के बारे में, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे अधिवेशन हुए कांग्रेस के, अधिवेशन को एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है किस गवर्नर के समय कांग्रेस का गठन हुआ? बढ़िया प्रश्न है। देखो, ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। ये जो कांग्रेस का गठन हुआ था, उस टाइम जो हमारा गवर्नर था वो डफरिन था। कौन था? डफरिन था। और डफरिन का अगर टाइम पीरियड कोई आपसे पूछे, ठीक है ना, तो इसका था 84 से 88, ठीक है ना, मतलब 1884 से लेकर 1888 तक डफरिन का टाइम पीरियड था। डफरिन के टाइम पीरियड में एक और काम हुआ था, ठीक है ना, बर्मा वाला युद्ध हुआ था, ठीक है ना, बर्मा वाला युद्ध हुआ था। और डफरिन के टाइम का लगभग और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर डफरिन एक ऑप्शन है आपका कर्जन, तो कर्जन के समय क्या हुआ था? कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। तो फिलहाल आज के जो 15 प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए हैं। क्लास कैसी लगी है इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप रिप्लाई जरूर करें कमेंट सेक्शन के अंदर। दूसरी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी, देखो, हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको आती हो सकता है आपको ये 15 के 15 प्रश्न आते हो, लेकिन मेरा टारगेट ये नहीं है कि आपको सीधा वन लाइनर रटा देना। मैंने ये सोचा है कि क्यों ना अगर ये सीरीज कंटिन्यू रख मिली, ठीक है ना, अगर आपने सपोर्ट दिखाया तो मैं इसे कंटिन्यू रखने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं इसको कंटिन्यू रखा जाए, आप बेसिकली ऐसे समझो, मैं चाहता हूं ये कंटिन्यू रखना। तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कितना सपोर्ट करेंगे। और अगर ऐसे ही सब चलता रहा, तो अगर अच्छा खासा टाइम मिल गया हमें, तो हम अगर डेली भी एक क्लास आपके लिए ले पाए, देखिए जो इन्फॉर्मेशन क्लास है वो आती रहेंगी, उनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो एज इट इज आती रहेंगी। ये अलग से है, ये एडिशनल है। तो कोशिश ये करिएगा कि आपका सपोर्ट मुझे मिले। बाकी जल्द मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।